सो हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरी इस क्लासेस में फिर से वेलकम। आज की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर जो उठाएंगे आज हम लोग कवर करेंगे अपना नेशनल इनकम, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत नोटिस करा है कि जो बच्चे हैं ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नेशनल इनकम समझ ही नहीं आता। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से सबसे आसान चैप्टर कोई है तो वो एक नेशनल इनकम ही है। बच्चों को टफ लगता है कि इसमें कैलकुलेशन जो होता है, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, वहाँ से वहाँ जाना है, कैसे जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूले, इतना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं आज इस चैप्टर को आपके लिए बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा और एट द एंड इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम हर एक न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, वो भी वन गो में, एक ही बार में आपके सारे आंसर बहुत प्यार से निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने थोड़ा नेशनल इनकम को पढ़ा है तो मैं चाहता हूँ फिलहाल आप उसे कहीं उतना नॉलेज आप अपना कहीं और रख दो। इस समय आप अपना नॉलेज रखो जीरो, और जो जो बातें मैं आपको इस बारे में इसके रिलेटेड मैं बताता रहूँगा आप उसको अच्छे से सुनते रहना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन पहले देखने में दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम नेशनल इनकम की यहाँ क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। देखो हमारा किस तरीके से, मेरी एक बात समझो, नेशनल इनकम को अगर मैं शॉर्ट वे में समझाऊं तो अगर हम लोग जितनी इनकम कमा रहे हैं, इंडिया में जितने लोग हैं, उन सबके इनकम को आप क्या कर दो, उन सबके इनकम को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगी, हमारी देश की इनकम आ जाएगी। देश की इनकम बोलो तो नेशनल इनकम, शॉर्ट में तो ये है। लेकिन देखो इकोनॉमिक्स इसको और किस तरीके से डिफाइन करता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। आपको बुक ये डेफिनेशन मिले ना मिले, बट अगर पेपर में आ गया तो मैं चाहूँगा कि आप ये वाले डेफिनेशन लिख के आ जाना। ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जो लिखते हैं, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू, हम इसको बुलेट्स पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स within or outside the domestic territory during in an accounting year। तो ये है हमारी डेफिनेशन क्या, इट रेफर्स एज द कौन सी वैल्यू, फाइनल वैल्यू। ये कह रहा है कि सर आपको कौन सी वैल्यू देखनी है, आपको फाइनल वैल्यू देखनी है, कोई और वैल्यू भी होती होगी, ये हमको कह रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू पिक करनी है, फाइनल वैल्यू। और दूसरी कौन सी वैल्यू होती है अभी पढ़ेंगे, फाइनल वैल्यू क्यों कंसिडर करा वो भी समझेंगे, ठीक है। तो इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू किसकी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपको उसकी फाइनल वैल्यू लेनी है, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो किन्होंने बनाया, नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया, ठीक है, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो या फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो, ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कोई भी हमारा एक साल वगैरह हो सकता है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जिससे हमारे ये लगा है ना बॉक्सेस बनाए हैं, यानी हमें हर एक चीज़ को उसको समझना है। अकाउंटिंग ईयर तो आप नॉर्मली समझ सकते हो कि कोई भी पीरियड, एक साल का पीरियड। तो ओवरऑल ये डेफिनेशन ये बता रही है कि सर आप किसी भी साल, जो भी हम टाइम पीरियड लेते हैं जनरली 1 ईयर लेते हैं, तो आपने किसी भी साल इंडिया के लोगों ने या जो भी देश ने किसी भी पर्टिकुलर देश ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या करी है, जनरेट करी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। मानो मैंने सामान बेचा 1 लाख का, तो नेशनल इनकम कितनी हो गई, 1 लाख, ऐसा समझ लो आप। आई बात समझ में। तो हर एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम जो समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे किसको, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है हमारे भाई, गुड्स एंड सर्विसेज पूछ रहा ना, तो मैं पता भी तो होना चाहिए कि व्हाट आर गुड्स, गुड्स किसको बोलते हैं, सर्विस किसे बोलते हैं,
जब समझ में आ गया, फिर हम सीखेंगे क्या अपनी फाइनल वैल्यू का मतलब समझेंगे कि कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब विद इन और आउटसाइड, अंदर या बाहर किसके, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अब हमें ये सीखना पड़ेगा क्या, सॉरी उस साल हमें सीखना पड़ेगा क्या कि ये रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, क्या और कोई पर्सन भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा नॉन रेजिडेंट वगैरह, ठीक है। लेकिन इसने सिर्फ किनको कंसिडर करा है, नॉर्मल रेजिडेंट को कंसिडर करा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद हमें समझना है किसके बारे में, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, ठीक है। क्या और कोई टेरिटरी होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसको कंसिडर करा, डोमेस्टिक। इन सब के रीजन क्यों है, क्या है, अब हम इस धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से खोज देंगे, मतलब डिटेल में चर्चा कर देंगे हम इसकी। आपको अभी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, आप इजीली समझ जाओ। अगर आपको एक एक पॉइंट याद आ जाए, समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या है डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन एक है, वो मैंने बुलेट्स पॉइंट में तोड़ी ताकि हमको इजीली याद हो जाए। तो इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। आ गया, चलो अब हमको सबसे पहले समझना है क्या, व्हाट आर गुड्स, ये गुड्स क्या होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हम जरा लिखते हैं गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हमारे, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। गुड्स के बारे में क्या लिखेंगे, गुड्स माने क्या होता है, यहाँ लिखेंगे एनी काइंड, एनी काइंड मतलब कुछ भी, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव की जा सकती है, हर उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे मार्कर, मेरे हाथ में मार्कर है, क्या मूव नहीं हो सकता, इधर से मूव हो सकता है। ये व्हाइट बोर्ड हो गया, वो मूव हो सकता है। मेरे पास जो फोन है, हम उससे क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मूव नहीं होती, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं उन चीज़ों को, जैसे कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को आप कभी भी गुड्स में कंसीडर मत करना। लैंड एंड जो लैंड्स वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह जो भी होता है हमारे पास, वो कभी भी गुड्स में ट्रीट नहीं की जाती, बिकॉज दीज आर नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो गुड्स माने क्या हो गया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मूव करा सकते हो, इजिली मूव करा सकते हो, हर उस चीज को हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। डेफिनेशन इतनी ही नहीं है, डेफिनेशन और भी है, इसके आगे भी और बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट इतना भी आपके कोर्स में नहीं है, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। तो बस आपको बेसिक चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है अभी सिर्फ एग्जाम लेवल के लिए। आगे जब मैं वीडियोस बनाता रहूँगा तो मैं हर एक चीज़ में बहुत डिटेल चर्चा करूँगा, ठीक है, ओके। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या समझेंगे अब हम, गुड्स के कितने टाइप होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स की ना हमने दो कैटेगरी बना दी, हमने टाइप्स ऑफ गुड्स क्या कर दी, हमने दो कैटेगरी तैयार कर दी, ठीक है। एक हमने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन, लिख लें, प्रोडक्शन के बेसिस में लिख लो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा हम लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, उनके यूज के बेसिस में। प्रोडक्शन के बेसिस में दो टाइप के गुड्स निकल के आ गए। एक गुड्स हो गए हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, क्या हो गए हमारे इंटरमीडिएट्स गुड्स हो गए, ठीक है। और दूसरे गुड्स हो गए हमारे फाइनल गुड्स। एक हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और एक हो गया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की जो वैल्यू निकल कर आती है, मेरी बात समझो, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू निकल कर आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम, फाइनल वैल्यू। और इंटरमीडिएट गुड्स वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट वैल्यू याद है हमने इनकम में क्या, इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू, यानी वो किन गुड्स की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपके फाइनल गुड्स की। अभी देखते हैं क्या होता है। यूजेस के बेसिस में देखा है तो यूजेस के बेसिस में दो टाइप के गुड्स होते हैं, आते निकल के आपके। एक होता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। क्या होते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड्स। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ठीक है। एक होता है आपके प्रोड्यूसर गुड्स,
एंड दूसरा आपका होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी अभी 3 हिस्सों में टूट जाएगा। तो ओवरऑल व्हाट आर गुड्स, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ गुड्स, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो कुछ होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स और कुछ होते हैं हमारे पास फाइनल गुड्स। ठीक है, यूज के बेसिस में देखेंगे तो कुछ गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, कुछ गुड्स होते हैं हमारे पास कौन से गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यहां लिखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which have not crossed the boundary line of production। यानी इंटरमीडिएट, देखो जब गुड्स बनते हैं ना तो गुड्स बहुत सारी स्टेजेस से गुजर के जाता है। जब अभी गुड्स क्या, मानो कि आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया, मानो मुझे ना ये मार्कर बनाना है, तो इसमें क्या लगा है, इसमें प्लास्टिक लगा है, इसमें इंक लगी है जो बाहर से ये है, प्रिंटिंग वगैरह लगा है, प्रिंटेड लगा है। ठीक है, मटीरियल्स, रॉ मटेरियल समझा रहा हूँ, इसके अंदर क्या होगा, एक वो होगा जिसके अंदर इंक डालते हैं, इंक जिससे हम लिखना है, निप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मानो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल था तो एकदम से तो नहीं बन गया होगा ना, तो इसका मतलब है देखो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक स्टेज आती है जिसके बाद एक गुड्स क्या होगा, रेडी टू सेल होगा। तो अभी ये गुड्स उस स्टेज तक नहीं पहुंचा, अभी वो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मैं ये भी बोल सकता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसे टाइप के गुड्स जिसपे अभी और काम होना बाकी है। आई बात समझे, जिसपे अभी और काम होना बाकी है। मान सकते हो 50 to 70% हो गया, लगभग थोड़ा बहुत काम हो चुका है और थोड़ा बहुत काम अभी बचा है उसको पूरा करने के लिए। तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। और इन गुड्स की जो वैल्यू होती है उन वैल्यू को हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू। ठीक है, अब हमें समझना है क्या, फाइनल गुड्स। क्या समझना है, फाइनल गुड्स। अभी हमने क्या समझे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो भाई फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which have crossed the boundary line of production। यानी ऐसा टाइप के गुड्स जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर हो चुके हैं। इट मीन्स दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू सेल। यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे टाइप के गुड्स जो कि क्या है, रेडी टू सेल। उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब फाइनल गुड्स की जो वैल्यू निकली, उन गुड्स की जो वैल्यू, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, फाइनल वैल्यू। एंड फाइनल वैल्यू कंसिडर की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वाई नॉट इंटरमीडिएट वैल्यू। अब यहां लिखते हैं, इंडिया शॉर्ट में समझ लो, इंटरमीडिएट वैल्यू क्या होता है। अगर हम इंटरमीडिएट वैल्यू उठा दें, अगर मैं इंटरमीडिएट वैल्यू उठा दूं और उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो इंटरमीडिएट वैल्यू से नेशनल इनकम बढ़ी हुई आती है। ठीक है, अगर आप फाइनल गुड्स ले रहे हो तो फाइनल गुड्स आपको एक्चुअल आपकी इनकम बताएगा कि एक्चुअल नेशनल इनकम है कितनी। बट अगर आप कभी भी इंटरमीडिएट वैल्यू लेते हो तो इंटरमीडिएट वैल्यू उठाने से हमेशा नेशनल इनकम की बढ़ी हुई आती है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो, या फिर ये मैं अगर नॉर्मल लिखना चाहता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट वैल्यू लीड्स टू डबल काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम।
यानी इंटरमीडिएट वैल्यू से नेशनल इनकम तो डबल काउंट होती है, यानी आपको नेशनल इनकम अगर इतनी होगी तो इंटरमीडिएट वैल्यू से नेशनल इनकम आपको इतनी दिखेगी। आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, हाउ, क्वेश्चन तो रेस होगा ना, आपको हर जगह क्वेश्चन रेस करना है जहाँ भी आपको समझ में ना आए। ठीक है, पहले देखो मैंने क्या समझाया, पहले मैंने समझाया कि जब भी हमें वैल्यू उठानी होगी हम हमेशा कौन सी वैल्यू उठाएंगे, फाइनल वैल्यू उठाएंगे। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू लेने से क्या होता है, डबल काउंटिंग होती है किसकी, नेशनल इनकम की, ज़्यादा दिखती है हमें नेशनल इनकम। आपने पूछा कैसे, बेटा इसका आंसर मैं आपको तब दूंगा जब हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के जो 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। तो जो हमारा जो तीसरा मेथड है ना, वैल्यू एडेड मेथड, उस मेथड को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि हम इंटरमीडिएट वैल्यू लेने से डबल काउंटिंग कैसे हो रही थी। आगे बात समझ में आपको। तो देखो मैंने आपको पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन बता दी, अभी हमने गुड्स के बारे में पढ़ा। गुड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन और यूज के बेसिस पे, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिन पे अभी फर्दर काम होना बाकी है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू। उसके बाद फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो बन के एकदम रेडी है बिकने के लिए या फिर बोलो उनके यूज के लिए, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरा फिर मैंने कहा था कि इंटरमीडिएट वैल्यू कंसिडर क्यों नहीं की जाती फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू उठाने से नेशनल इनकम क्या होती है, हमेशा बढ़ी हुई दिखती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई नेशनल इनकम आप वही वैल्यू निकालो ना जो एक्चुअली होनी चाहिए, अगर बेफालतू में बढ़ी हुई होगी तो फायदा क्या, नॉमिनल वैल्यू हो तो जस्ट कुछ काम की थोड़ी नहीं होगी, कोई डेवलपमेंट इतना ग्रोथ आपको दिख रहा है बट एक्चुअली इतना ग्रोथ है नहीं। समझ में आ गया। अब देखो देखो बड़े स्ट्रेंथ में सब लिंक ही है। अभी गुड्स अभी काम होना बाकी है, गुड्स बन के तैयार हो गया। अब यार जो गुड्स बनाए किन के लिए बनाए, ये जो मैंने गुड्स बनाए ये किन के लिए बनाए, तो जी 2 लोग होते हैं, एक कौन है मेरा, एक हो गया मेरा प्रोड्यूसर और एक हो गया मेरा कंज्यूमर। जो गुड्स प्रोड्यूसर के लिए बनाए जाएंगे उन गुड्स को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स, और जो गुड्स कंज्यूमर के लिए बनाए जाएंगे उनको कहेंगे हम कंज्यूमर गुड्स। आई बात समझ में। चलो आप पहले इतना नोट करो, फिर हम प्रोड्यूसर गुड्स क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिख दी होगी, वीडियो को पॉज करो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, मैं इसको फिर रफ करने वाला हूं। अब नोट कर लिया वाले को, चलो रफ कर दें, रफ कर देते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में आए तो आप और नॉर्मली पूछ सकते हो नीचे कमेंट में करके। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपना। अब हमें कौन से गुड्स पढ़ने थे, अब हमें पढ़ने हैं प्रोड्यूसर गुड्स। तो यहाँ लिख देते हैं अब हम अपना प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं भाई। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स, सिंपल सी लाइन, विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। वैसे टाइप के गुड्स जो क्या ऑन यूज करे, जो प्रोड्यूसर यूज करेगा। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर क्या एक प्रोड्यूसर गुड्स है, मशीन है, उस गुड्स से हम फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं। हाँ ये भी बताना भूल गया मैं, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये भी लिख सकते हो। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर used for further production। जैसे मान के रखो बच्चों, ये जो मार्कर है, मार्कर भी छोड़ो, आपने कुछ भी खाया है, कोई भी आइटम अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कार मान लो, कार तो चलाते हैं हम लोग, तो कार क्या है, कार हो गया कंज्यूमर गुड्स, उसको कंज्यूमर यूज करेगा। लेकिन एक जगह होगी ना जहां पर कार का मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हुई होंगी, यानी एक कार है जो जिस मशीन से बनी है वो भी तो गुड्स हैं, उन गुड्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। हमने एक ऐसा टाइप का गुड तैयार करा जो आपको फर्दर क्या ला कर देगा, प्रोडक्शन करके देगा, उन गुड्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। आगे इतनी बात समझ में। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, चाहे आपका प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगा एटसेट्रा। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या टाइप का, प्रोड्यूसर गुड्स है। बहुत बड़ा प्लांट सेटअप करा, अब हम समझ रहे हैं पौधे निकल रहे हैं, पौधे मतलब
फल समझ रहे हो मतलब क्या है यहाँ पे, फल मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिस चीज़ का, वही कार हो, बाइक्स हो, वगैरह वगैरह। इस तरह समझ में आ गया। चलो अब हम लिखते हैं अपना कौन सा गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं भाई? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are used by consumer, सिंपल सा, which are used by consumer। तो कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कौन यूज करता है, जो कि हमारे कंज्यूमर यूज करते हैं। कंज्यूमर गुड्स फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? कंज्यूमर गुड्स डिवाइडेड है 3 हिस्सों में। अभी समझते हैं। उम्मीद कर आपने डेफिनेशन लिख दिया होगा अब तक। चलो भाई, चलो 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 ओके। तो कंज्यूमर गुड्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। सबसे पहले हम बोलेंगे ड्यूरेबल गुड्स। क्या बोलेंगे हम? ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? तो बालकों, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट, या जिनकी लाइफ क्या होती है, ग्रेटर देन 2 और मोर ईयर्स। इतना ही मत समझो इसको, नॉर्मली आप ये समझिए कि ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो टाइप के गुड्स होते हैं जो कि लंबे चलते हैं। अगर आपने एक बार ले लिया तो एटलीस्ट 5 साल तो आपके साथ रहना ही रहना है, ठीक है। जो गुड्स आप नॉर्मली यूज़ करते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कार हो गई, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी तो वॉशिंग मशीन हो गई आपके घर में, ठीक है। और क्या एग्जांपल दे सकते हो? बाइक, ये लो बाइक लिख लो, एटसेट्रा। फर्नीचर भी लिख देते हैं। चलो, जो फर्नीचर 1 साल में चेंज करता है, हर महीने चेंज करता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, मिडिल क्लास में होंगे। एक बार ले लिया तो सालों तक चलता रहेगा। आगे बात समझ में? तो इनको बोलते हैं क्या? कौन से गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दूसरा गुड्स हमारे पास आता है यहाँ पे सेमी ड्यूरेबल। कौन से गुड्स होते हैं वो हमारे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो होता है और विद इन अ ईयर मान लो, विद इन 1 ईयर मान लो। यानी जो ऐसे टाइप के गुड्स जो 5-6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, फिर हम उनको चेंज कर देते हैं। इसका एग्जांपल बोल सकते हो आप क्लोथ्स। हमारे जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, आपके जो भी होते हैं क्लोथ्स वगैरह, कपड़े वगैरह जो होते हैं, किसके अंदर आते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हम 5 साल तक की टी शर्ट पहनते हैं हम लड़के वगैरह, टशन है भाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी हम सर्दी चल रहा है तो सर्दियों के कपड़े पहनेंगे, जैसे कुछ टाइम बाद क्या हो, गर्मी आ जाएगी, हमें कपड़ों को उस टाइम त्याग दिया ना हम लोगों ने, तो वैसे समझो। तो सेमी, ये क्लोथ्स किसके अंदर आता है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है। और आखिरी आपका हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि 1 टाइम यूज होते हैं। कैसे गुड्स? 1 टाइम यूज है, 1 टाइम कंजप्शन। आपने एक बार उसको कंज्यूम कर दिया, वो गुड्स क्या हो चुके हैं? वो गुड्स खत्म हो चुके हैं। आगे बात समझिए। जैसे कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, जो भी आप कंज्यूम करते हैं खाने की चीज़ों की, चाहे आपका मिल्क हो गया, मैगी का पैकेट हो गया, वगैरह वगैरह, नूडल्स, जो भी आप खाते हो, वो सारे किस गुड्स के अंदर आते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। इसलिए एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑल फूड आइटम्स, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी किसके बारे में? गुड्स के बारे में। हमने अब तक पूरा गुड्स के बारे में लिख लिया। दूसरा आता है हमारे पास सर्विसेज। क्या आता है हमारे पास? सर्विसेज। सर्विसेज इतना कुछ ज़्यादा डिटेल तो है नहीं, आप सिंपल समझो। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज का मतलब होता है विच आर अदर देन गुड्स। यानी आपको कुछ मिल रहा है, आपको 2 चीज़ मिलेगी, तो आपको गुड्स मिलेगा, गुड्स नहीं है तो उसे आप क्या बोल दो? सर्विसेज बोल दो। जैसे मेरा पढ़ाना, क्या मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ, साथ में कोई डिब्बे वगैरह कुछ भेज रहा हूँ? नहीं। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एक टाइप की मैं आपको क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। हम सर्विसेज को नॉर्मली अपने आंखों से देख नहीं सकते, बट एक आपको सेंसेशन होता है, कुछ फील होता है, आपको कुछ फील आता है कि हाँ जी सामने वाले पर्सन से हमने क्या कुछ रिसीव करा है। दिखेगा नहीं वो आपको। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, लॉयर अपनी सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देते हैं, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, इंजीनियर हो गया, ये सारे के तो अपनी सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आ गया? सर्विसेज के अंदर आ गया, ठीक है। डॉक्टर आपको, भाई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है,
तो आपको कोई एक डिब्बा नहीं दे रहा ये गुड्स है, लो भाई ये लो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो कुछ काम कर रहा है, आपको समझ में आ गया हाँ भाई इसने मेरा जो मैं चाह रहा था इसने मेरा वो काम कर दिया, बदले में मेरे से पेमेंट आ गया वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर ने क्या दिया आपको, सर्विस। टीचर भी क्या देता है, सर्विस देता है किनको, स्टूडेंट्स को। आगे बात समझे। तो गुड्स एंड, देखो हमने डेफिनेशन के दो हिस्से समझ लिए। इट रेफर्स एज द फाइनल वैल्यू, समझ लिया हमने किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमें गुड्स एंड सर्विसेज की कौन सी वैल्यू उठानी होती है, फाइनल वैल्यू उठानी होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू से डबल काउंटिंग हो जाती है नेशनल इनकम की। आगे बात समझ में, ठीक है। वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट करके बनाऊंगा। अब इसके आगे के जो टर्म है जिसमें हमें क्या समझना है, एक तो हमें रेजिडेंट के बारे में समझना है, फिर हमें टेरिटरी के बारे में समझना है, तो वो मैं करूंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर। अभी इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, आप फिलहाल इसको इतना समझना, आपको कहीं दिक्कत आए तो पूछना, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।